अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर याद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर वकार खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। आज हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू करें जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, अज़्म इस्तेकाम, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा, इस पे नेशनल कॉन्सेंसस कैसे डेवलप हो सकता है, कौमी बयानिया कैसे बन सकता है और इजमा की सूरत क्या पैदा हो सकती है। चूँकि हम जब आप सल्लम के दौर में देखते हैं तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है आप सल्लम ने इकदाम किए टेररिज्म की एलिमिनेशन के लिए और सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस क्रिएट किया। और दौर सिद्दीकी में भी आपने देखा कि फितनों की सरकोबी की गई, दौर फ़ारूकी में, और फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो खवारिज हैं जिनके बारे में आप सल्लम का फरमान है कि वहुम शर्रुल खलाइक, दे आर वर्स्ट ऑफ द क्रिएशंस, वहुम किलाबुहुम अन्नार, दे आर द डॉग्स ऑफ द हेल। तो दहशत गर्द जो हैं वो असल में ये हदीस की रोशनी में या क़यामत तक ज़ाहिर होते रहेंगे। ये ब्रेन वॉश्ड होंगे, यंगस्टर्स होंगे और इनकी एलिमिनेशन ज़रूरी है। इनके ख़िलाफ़ लड़ने वाले को 10 दर्जात हैं, जो इनके हाथों शहीद होता है उसके भी 10 दर्जात हैं। तो आज हम ब्रिगेडियर साहब से ये पूछेंगे कि सर ये बताएं, अज़्म इस्तेकाम जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके दो फ्रंट्स हैं, एक तो मॉब वायलेंस को एलिमिनेट करना, एक टेररिज्म को इरेडिकेट करना। तो इसमें पर्सनल बेनिफिट तो किसी पे के नहीं है, पूरी रियासत का मामला है, फ्यूचर जनरेशन्स का। तो इस ऑपरेशन के इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं और ये कैसे कामयाब हो सकता है? आई थिंक इसमें अनफॉर्चुनेट ये है कि इसको ट्विस्टिंग की गई और एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई, शायद कोई नई चीज़ हो रही है। एक तो ये कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी एटलीस्ट पिछले दो साल से, क्योंकि तालिबान 2 जब आई अफगानिस्तान में तो एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे हालात बेहतर होंगे, लेकिन उन्होंने फिर चूज़ किया गलत रास्ता। और आई वुड से कि टेररिज्म को एज अ टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान से कंसेशन ड्रॉ करें, सेटल करें टेररिस्ट को और इधर जगह उनको मिले, स्मगलिंग हो, और बेसिकली इट्स अ क्रिमिनल एम्पायर, आई वुड से क्रिमिनल एंटरप्राइज है। अभी क्या करते, स्टेट का ये सावधानी से डिफेंड करना है आपने, तो उसमें जो आपने देखा कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलते रहे और इट्स अनलाइक जो पहले हुआ, लेट्स से ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद है या ऑपरेशन अल-मीज़ान है, जहाँ बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन थे। तो एक तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी होगी और वो ज़रूरी भी है कि अंदरूनी तौर पे भी, और अभी जो शायद ट्रांसफ्रंटियर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास कैपेबिलिटी आपने डिस्प्ले की है अफगानिस्तान में भी, और अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ हुआ तो वहाँ भी हमारे बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं गए, आपने जाके अचीव किए टारगेट्स। दूसरा आ जाता है कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच की बात हो रही है कि ओनरशिप हो। ये नहीं हो सकता कि दासू में अटैक हो और सारा ब्लेम जो है आप फौज और इंटेलिजेंस पे डाल दें और जो केपी की गवर्नमेंट है वो मुबर्रा हो जाए उससे, या लेट्स से उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत, ये नहीं कि किसको हम ब्लेम करें। तो मेनली ये है कि होल ऑफ द नेशन अप्रोच, इसमें पोलिटिकल ओनरशिप है। उसमें मिलिट्री का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी आया है, वो बड़ा क्लियर है जी कि अगर आपने हमारे हाथ बांधने हैं और टेररिस्टों के आगे कर देना है या दहशत गर्दों के, कुर्बानियाँ तो हम दे रहे हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स भी शहीद हो रहे हैं, जवान भी, और इसीलिए कि हम इस तरह आराम से बैठ के आज डिस्कस करें, बिकॉज आपकी जो सरहदें हैं उनको महफूज बनाने के लिए वो एफर्ट करें। तो ऐसा नहीं होगा अभी कि हम शहीदों की लाशें उठाते रहें और आप इधर बैठ के पॉइंट स्कोरिंग करें। कभी कहते हैं जी कि ये इस तरह होना चाहिए, ये पॉलिसी गलत है या पुरानी पॉलिसी थी एंड ऑल दैट, तो वो आप ओनरशिप लेंगे। नंबर 3 आ जाता है लीगल रिफॉर्म्स है। हमारे अपने बच्चे फौज में हैं, इन ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहे हैं, 100 टेररिस्ट पकड़ा उन्होंने, इनके यूनिट्स ने हवाले किया और अदालतों में किसी न किसी फॉर्म में, आई वुड से अनफॉर्चुनेटली, रिलीफ, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम भी आपको पता होगा 1880 का देखा जाए तो वो स्ट्रक्चर है, तो बहुत रिफॉर्म्स नहीं हुई। और वही कानून शहादत है। इमेजिन कि एक टेररिस्ट को अगर आप पकड़ते हैं ग्रुप को, तो अभी कौन शहादत देगा अगर फील्ड में कि जी ये वहाँ पे थे, टेररिज्म कर रहे थे, ये तो एक्टिव ऑपरेशन, बोलते हुए लोग डरते हैं। जी हाँ। तो ये तीसरी चीज़ आ गई और उसमें नेशनल एक्शन प्लान में ऑलरेडी ये चीज़ें सारी कवर्ड है, मतलब उसमें 20-22 जो पॉइंट्स अगर आप देखें। फिर आ जाता है कि उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो फौज की इंटेलिजेंस की हमारी अच्छी कैपेसिटी, तो अभी आपने पुलिस, लेवीज, फ्रंटियर कोर को उसी लेवल पे लाना है, बिकॉज फ्रंट लाइन पे वो लोग हैं। तो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का निज़ाम है, हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम है, मे बी पुलिस को अगर ड्रोन चाहिए तो उनको ड्रोन भी। नेक्टा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, नेशनल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो बना था जी, एग्जैक्टली। नेक्टा तो एक्चुअली वही सिविल अदारा था फेडरल लेवल पे जिसने सारे सूबों के साथ, तो आपने देखा अल्टीमेटली भी सिवाय वार्निंग देने के उनसे उस तरह काम लिया। और मेरे ख्याल नेक्टा में जो ऑफिसर्स हैं वो भी फील करते थे जी हमें लेफ्ट आउट कर दिया। लेकिन रिसर्च का बड़ा अच्छा काम हुआ है जी, डेफिनेटली। लेकिन जो है ना कि नेक्टा का एज अ कोहेसिव बॉडी जो कोऑर्डिनेट करे, वो वही बात है पॉलिटिकल ओनरशिप की है। तो ये बेसिकली इसमें आप कह लें कि इस्तेदाद बढ़ानी है आपने।
अपने सिविल इदारों की। अच्छा सर, आपका मैं देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स पे माशाल्लाह बहुत इस इशू पे आपकी बड़ी डीप स्टडी है, इंसाइटफुल एनालिसिस होता है। दहशत गर्दों की डीप पॉकेट सिर्फ पाकिस्तान में या फॉरेन में भी है, और उनको कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? जी, ये आई थिंक बड़ा क्रिटिकल है, बिकॉज जहाँ भी जब स्पेस मिलेगी, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं टच करूँगा अफगानिस्तान पाकिस्तान, स्पेशली जो हमारा बॉर्डरिंग रीजन है, और इसकी अगर आप हिस्ट्री देख लो, एट टाइम स्टीरियोटाइप करते हैं जी कि ये प्रॉब्ली एक बबल में है और एक ही पॉलिसी होनी चाहिए थी, लेट से जनरल जहाज से लेके अभी तक, और उस तरीके से हम डील करते। ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो पीछे चले जाएं तो पिछले 200 साल में तकरीबन 70 वॉर्स हुई हैं। जस्ट इमेजिन कि हर 5 साल बाद एक जंग हुई। पिछले 40 साल में देख रहे हैं 2 ऑक्यूपेशंस हैं। हमने इनवाइट नहीं किया अमेरिका को ना रशिया को, तो सोवियत यूनियन आया और वो बैठ गया 8 साल। तो साफ ज़ाहिर है इसका मतलब एक फॉरेन पावर आके वहाँ कंट्रोल कर रही। उसका इम्पैक्ट इधर भी, उसका इम्पैक्ट आया, आपके 50 लाख रेफ्यूजीज आ गए, टेररिज्म आया, क्लाशनकोव कल्चर आया, फिर अमेरिकन आ गए 20 साल। तो पिछले 40 साल में 2 सुपर पावर ने तकरीबन 30 साल हुकूमत की। जस्ट इमेजिन कि एक स्टेट जो है वो किस हालत में होगी जब फॉरेन पावर्स हुकूमत कर अपने एजेंडाज को चलाएं। तो इस फौज की क्या स्ट्रेंथ है? 2 सुपर पावर्स आई, फिर भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई नुकसान नहीं, एटमी असासे आपके महफूज हैं, चहल पहल है, शाते तो दिए। तो वो क्या स्ट्रेंथ है बिहाइंड द सीन फौज की कि जो मेरे ख्याल में दुनिया की बड़ी बड़ी अफवाज वो काम नहीं कर सकी? दहशत गर्दी के खिलाफ जंगें हम पे मुसल्लत की गई, 2 सुपर पावर्स को हमने मैनेज किया, फिर अफगानिस्तान के हालात। तो बिहाइंड द सीन इंस्पिरेशन क्या है? आई थिंक इसमें इसी सवाल में जवाब है जो रेज कर रहे हैं लोग। अभी पीटीआई वाले भी कह रहे थे, मौलाना ने कहा जी कि क्या किया पिछले ऑपरेशन, प्रिसाइसली ये किया गया कि ये जब पावर्स आई थी तो आपको याद है रशियन जाहिर लगता था कि सैंडविच हो जाएगा इंडिया, नहीं हो सका। रशियन जो है आई वुड से कि सोवियत यूनियन की जो एम्पायर थी वो स्मैश होगी। अमेरिकन आए और उनके साथ 46 ममालिक, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां थी यूरोप की और नेटो पूरा, ठीक है। और क्या ख्याल आपके कि वो अपने इंटरेस्ट नहीं थे कि अनडू किया जाए? पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया, मिलिट्री ने लड़ा, अवाम ने लड़ा। तो मेरे ख्याल में ये 2 बहुत बड़ी सक्सेस है। और अगर आप बाहर जाएं जो गो टू अफ्रीका, हमारी मुलाकात यूरोप जाए, अभी हम टर्की से आ रहे हैं, वो जब मॉडल स्टडी करते हैं यार आप लोगों ने कैसे बचा लिया, तो उसमें कुर्बानियाँ भी, एक स्ट्रैटेजी भी है और आपकी सावधान एक्सपीरियंस स्ट्रैटेजी थी देन बहुत सुपर पावर्स। तो मेरे ख्याल में ये सबसे लंबी लड़ाई हुई। हमारी 4 जंगें भारत के साथ हुई, लेकिन सबसे लंबी लड़ाई हमने इधर लड़ी है और सर्वाइवल का मसला था और उसमें आई थिंक पाकिस्तान कामयाब। तो मेरे ख्याल में एक एस्ट्यूट स्ट्रैटेजी है, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। बाकी ये ज़रूर है कि आप ये नहीं कह सकते कि एक ही पॉलिसी चलती, बिकॉज हर दफ़ा एनवायरनमेंट चेंज हुई, एक नई ऑक्यूपेशन फोर्स आई, रजीम चेंज हुए अफगानिस्तान में, 6 तो गवर्नमेंट चेंज हुई हैं पिछले 40 साल, और वायलेंट शायद इससे भी ज़्यादा। इसमें सर ये एक और नाजरीन को ये भी गाइड कर दें, मॉब वायलेंस बढ़ रहा है रेडिकलाइजेशन की तरफ, यूथ के अंदर स्पेशली ड्रैग करना, बर्न करना, खुद अदालत लगा लेना। इसमें मैं पिछली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान में इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा है, खेल के मैदान वीरान है, एक प्राइवेट स्कूल भी एक कमरे तक है, कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। तो वो एक फील्ड हेल्दी माइंड और फिज़िकल जो फिटनेस है वो नहीं हो पा रही, लोग मोबाइल से अटैच हैं। तो यूथ को क्या पैगाम देंगे कि मोबाइल इन्फॉर्मेशन है, स्टडी की हद तक तो ठीक है, आप ज़रा बाहर फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने ब्रेन को और चीज़ों में पॉजिटिव में यूज़ करें ताकि उससे एनजाइटी और डिप्रेशन में कमी आए। ये आई थिंक जो इंटरनेट और मोबाइल है उसमें एक्चुअली नाउ वी आर इनटू अ पोस्ट टू थीरा जिसको कहते हैं कि जो 21वीं सदी का अभी 3rd डेकेड शुरू हो गया कि आप एक ऐसे इरा में आ गए और मोबाइल फ़ोन चूँकि हर एक के पास है तो एवरीबॉडी इन्फ्लुएंसर भी है, लेकिन इसमें टाइम ज़ाया करते हैं लोग, बिविल्डरमेंट है, गलत चीज़। अभी मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आपका कितने आवर्स 3 आवर्स लगाते हैं, 5 8 एवरी वॉज 8 आवर्स, और क्या देख रहे हैं जिसमें टिकटॉक देख रहे हैं या चैट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि वो कैसे फोकस कर सकते। तो जैसे आपने कहा हेल्दी एक्टिविटी कितने 8 घंटे अगर आपने मोबाइल पे लगा दिए, बाकी आपने खाना पीना है, सोना है, तो स्टडी के लिए भी उस तरह टाइम नहीं है। तो और ये यूनिवर्सल फिनोमेना है स्पेशली जो है यूथ के साथ। तो मेरे ख्याल में इसमें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए यूथ की, जो फिजिकल एक्टिविटी है, आप आउटडोर एक्टिविटी, गेम्स करें, स्पोर्ट्स करें, और अब मोबाइल को यूज़ भी करना है तो किसी आई वुड से अच्छे काम के लिए करें, स्किल डेवलपमेंट करें उसमें। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा, चूँकि आप तकमील पाकिस्तान में भी आपका रोल है, कन्वीनियर है, मैंने देखा फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंसेस करवाई तकमील पाकिस्तान ने, यूथ एम्पावरमेंट के लिए आपका प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में वहाँ यूथ की, ख़वातीन की इंगेजमेंट, रिसर्च बेस्ड आप जो है वो देते हैं, पॉलिसी मेकिंग इदारों को वो नैरेटिव भी पहुँचाते हैं। तो ये तकमील पाकिस्तान का एजेंडा पाकिस्तान में यूनिटी के हवाले से, यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, ये क्या समझते हैं आपके कितना फ्रूटफुल साबित होगा? आई थिंक ये एक नवीद सुबह भी है, होप भी है, क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी मायूसी तो है, सोसाइटी में भी है, यूथ में स्पेशली है, कि
कि somehow people feel कि जी कोई सिस्टम काम, और ये आई थिंक आप बाजार में चले जाएं हर जगह यही फीलिंग है कि चाहे आपने पुराने सिस्टम देख लें, इसमें डिक्टेटरशिप्स भी आए, सदारती निज़ाम, बट समहाउ पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ऑल्दो इसके अपने पॉजिटिव पॉइंट्स वो डिलीवर नहीं कर सका। खिलाफा मॉडल बेहतर है। हाँ, तो उसमें यही है चेन ऑफ कमांड, उसमें चेन ऑफ और ये बड़े सक्सेसफुल मॉडल हैं। और अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में या आप ईरान में देख लें, ऑल्दो उनकी शक्ल डिफरेंट, इवन अगर आप लेट्स से कम्युनिस्ट कंट्रीज देख लें तो उसमें अगर आपको देखें उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आएगा कि देयर इज अ चेन ऑफ कमांड, और उसके बाद फिर मिलिट्री का, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पेज पे होना और एक ही धारे में चलना, और फिर मुल्क को आप साथ। तो मेरे ख्याल में ये इसमें कोई हर्ज नहीं, इस पर कम से कम डिस्कशन हो, यूथ को एंगेज करें उसके अंदर। जिस आपने मिसाल दी खिलाफत राशिदा की, उससे पहले रसूल की अपनी ज़िंदगी है कि किस तरीके से इस्लामिक सिस्टम, और शायद हमारे तमाम दुखों का और इशू चैलेंज का मदावा यही है कि आप इस पे आएँ। पहले वही बात है कि आप यूनाइट करें, पहले अपने मुल्क की अवाम को, फिर उम्मत को यूनाइट होना है। जिस तरह भी आपने देखा गजा में इतना जुल्म हुआ है और समहाउ इतनी डिवीजन है कि हम लोग तकमील पाकिस्तान में उसमें बड़ा रोल प्ले किया है अवेयरनेस के लिए। आप मैं देखा कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, लाहौर में हुई है, इस्लामाबाद में 2-3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं। अभी आप यूथ पे मुदाकरा भी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, 1-2 दिनों में हमारा हो रहा है एंगेजमेंट उसमें। अच्छा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? मेनली तो उसमें एक तो ये पैगाम है, देन वी वांट कि जी दे शुड पार्टिसिपेट, दे शुड कम अप विद सजेशंस, और उसके अंदर देखें, इस पे आप रिसर्च करें, डिस्कस करें और पैगाम लेके फिर जाएं, आप एकेडमिया में जाएं, आप आवाम के साथ डिस्कस करें कि क्यों ना, इतने सिस्टम ट्राई किए हैं और जो सारे सिस्टम फेल हो गए, व्हाई नॉट अब फॉल बैक टू द रूट्स जो हमारा बेसिक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब। नाजरीन, आज हमने बात की अज़्म इस्तेकाम के हवाले से भी, और बड़ी खूबसूरत बात ब्रिगेडियर साहब ने कही, चूँकि तकमील पाकिस्तान को लेके चल रहे हैं कि यूथ के हवाले से एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, एक पीस एंड को एग्जिस्टेंस, एक ऐसी हारमोनियस सोसाइटी क्रिएट हो। और उन सब दुखों का मुदावा ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू का क्रक्स है, खिलाफत राशिदा मॉडल है। देखिए, खिलाफत राशिदा में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हुई है। सैयदना उमर फ़ारूक ने फ़ौजी छावनियों का क़याम, फ़ौजियों की पेंशनें, डाक का महकमा, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एहतिसाब का डिपार्टमेंट, तो वो जो अव्वलियात उमर थी, उमर लॉ, उमर इनिशिएटिव, आज वेस्ट उस पर अमल करके कहाँ पहुँच चुका है। लेकिन हम सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ते हैं और वाह वाह करते हैं सवाब की हद तक। तो उन मशाहिर की लाइफ, उस खिलाफा मॉडल को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए। ये फ़ौज ज़फ़र बोझ गरीबों, ये वज़ीरों की ख़त्म हो, गरीब पे बोझ है ये टैक्सेस का, इस सारे निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए तकमील पाकिस्तान एक पीसफुल स्ट्रगल कर रही है। नैरेटिव बिल्डिंग का भी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, और इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए पूरी कौम को एक पेज पे आना पड़ेगा। हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।